बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। और बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि इससे पहले जो चैप्टर्स हैं लाइक चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो सारे के सारे फजल एकेडमी पर अपलोड हो चुके हुए हैं। आप जाएं फजल एकेडमी को ओपन किया करें, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो आगे लिखा होगा 10th फिज़िक्स फेडरल बोर्ड, उस पर क्लिक करें तो आपको सारे लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। आप देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 2 मिलीएम्पेयर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मिली टेस्ला। तो देखें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स वो कह रहा है व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो आपसे वो कह रहा है फोर्स फाइंड करनी है, यानी कि आपने ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है। तो बच्चों हम लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर है। और 25 सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कैरिंग करंट 2 मिली एम्पेयर करंट, तो करंट को बच्चों हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2 मिली एम्पेयर है। और 2 और मिली बच्चों आपको पता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, और एम्पेयर इसी तरह साथ आ जाएगा। प्लेस्ड परपेंडिकुलरली का मतलब ये है कि जो एंगल है वो 90 का है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको पता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो 90 का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो 90 का होगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 5 मिली टेस्ला। और मिली जो है वो बच्चों आपको पता है जैसा कि 10⁻³ के इक्वल होता है, तो इस तरह ये 5 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा नोट हो गया। अब वेरी सिंपल इसका फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, F = ILB sin थीटा। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए इसको थोड़ा सा अगर इसके आर्डर चेंज करें तो ये BIL बिल, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। कोई भी यानी कि आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जस्ट फार्मूला है। आप इस पर डिटेल जो है वो अभी इंशाल्लाह जब मैं लेक्चर्स दूंगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको गाइड करूंगा कि कैसे आता है। तो देखें अब हमारे पास चूँकि करंट यानी कि आई की वैल्यू गिवन है जो कि 2 × 10⁻³ है, और एल लेंथ की वैल्यू भी हमें पता है 0.25 मीटर है। और जो हमारे पास बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वैल्यू भी हमें पता है 5 × 10⁻³ और साइन थीटा जो कि है वो 90 है। तो यहाँ पर बच्चों आपने ये करना है जो पावर्स के 10 पावर है उनके अलावा जो डिजिट्स हैं लाइक 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.5। अब जो 10⁻³ है और दूसरी भी 10⁻³ है तो ये आ जाएगा 10⁻⁶। और साइन 90 बच्चों इक्वल होता है 1 के, तो आप यहाँ से 1 को ख़त्म कर दें तो आपका आंसर आ जाता है 2.5 × 10⁻⁶। अब चूँकि ये एक फोर्स है तो साथ आपने यूनिट भी लिख देना है न्यूटन। तो ये था जी बच्चों आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जो कि है व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड की आपसे वो पूछ रहा है स्ट्रेंथ इन विच 15 सेंटीमीटर कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। देखें व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपसे इस दफ़ा वो पूछ रहा है व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपने फाइंड करनी है। और इन विच 15 सेंटीमीटर कंडक्टर, अब 15 सेंटीमीटर कंडक्टर मतलब कि उसकी लेंथ दी गई है। लेंथ कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और इसको आपने 100 से डिवाइड करना है तो ये 0.15 मीटर आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर, जो कि करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 5 मिली एम्पेयर है। और 5 मिली आ जाएगा 10⁻³ और साथ इस तरह एम्पेयर। और आगे एक्सपीरियंस फोर्स को बच्चों हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 120 न्यूटन हो गई। ठीक है, ये आपके पास डाटा। अगेन देखें
जो डाटा दिया गया इस डाटे के अकॉर्डिंग हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है जो कि F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो हमें थीटा की वैल्यू गिवन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों जब आप ये माइंड में रख लें कि जब आपको अगर एंगल नहीं दिया गया तो आपने उसको 90 का एंगल ही सपोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स मीन हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 ही होगी। तो देखें अब वेरी सिंपल है, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी के साथ तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक आई एल और साइन थीटा, और ये तीनों चीज़ें बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं जो कि एफ़ के साथ जाके दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएंगी। तो यूँ आपके पास आ जाएगा एफ़ ओवर आई एल साइन थीटा इज इक्वल टू बी। अब आप इसको चेंज कर लें, बी को इधर लिख लें और ये बाकी सारी वैल्यू आपको आप इधर लिख लें, ठीक है। अब आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। फोर्स जो कि आपके पास 120 है और आई की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 5 × 10⁻³ और एल भी आपको पता है 0.15, साइन आप थीटा जो है वो 90 ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, 120 को आप एज इट इज़ ऊपर लिखें, नीचे जो है 5 को मल्टीप्लाई करें 0.15 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 और बाकी रह जाता है 10⁻³ इसी तरह लिख दें और साइन 90 इक्वल होगा 1 के। अब आपने क्या करना है, 120 को डिवाइड करना है 0.75 से, तो आपका आंसर आएगा 160 और जो ये नीचे 10⁻³ है ये ऊपर जाके 10⁻+3, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका यहाँ तक आंसर वैसे आ जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट टेस्ला होगा, ठीक है। अब आपने क्योंकि इसको मज़ीद आगे भी चेंज कर सकते हैं, अगर इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो ये 0 के आगे पॉइंट है, इसको जब मैं आगे शिफ्ट करूँगा 1 के आगे तो 2 डिजिट मूव करके जा रहा हूँ और वो भी राइट साइड से। जब 2 डिजिट राइट साइड से मूव किए जाएँ तो पावर प्लस हो जाती है, कितनी ऐड होगी, +2, तो 3 + 2 ये आ जाएगा 5। तो इस तरह 1.6 × 10⁵ टेस्ला ये आपकी बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको चलें स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो ऑफ 2:125 and 24 voltage AC is applied at its primary coil. What is its secondary coil? तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये है कि आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर का और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपको पता हो प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है, सेकेंडरी कॉइल कौन सी होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये फिर आप प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको मैं क्या करता हूँ, जस्ट कुछ सेकंड में आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। आपको ये एक डायग्राम दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में जो ऊपर वाली आपको डायग्राम है उसमें देखें, इसमें आपको एक प्राइमरी कॉइल नज़र आ रही है और उससे आगे सेकेंडरी कॉइल। तो मुझे ज़रा आप ये बताएं कि ये जो आपको प्राइमरी कॉइल है इसमें जो आपको एक वायर सी वो नज़र आ रही है, आप मुझे बताएं किस में टर्न ज़्यादा है, प्राइमरी कॉइल में या सेकेंडरी कॉइल में। यकीनन आपका आंसर होगा कि सर सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज़्यादा हैं और प्राइमरी में कम है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसमें टर्न्स कम है ना उसका वोल्टेज भी कम है और जिसके टर्न ज़्यादा हैं उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम और फिर ज़्यादा, तो ये कम से ज़्यादा स्टेप अप, ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि क्या करेगा, जो कम वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है और इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप। आप इसको यूँ माइंड में रखें कि अगर ये लो से हाई है ना, यानी कि कम वो आपको वो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्ट नज़र आ रही हैं वायर्स वो कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा से सॉरी कम से अगर ज़्यादा वाली बात हो रही हो ना तो इसको आप यूँ समझ लें कि ये स्टेप अप यानी कि ऊपर जा रहे हैं। और इसी तरह जो नीचे है उसमें आपसे अगर मैं पूछूं कि किस में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स उस वायर के ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे जी सेकेंडरी में ज़्यादा हैं और सॉरी प्राइमरी में ज़्यादा हैं और सेकेंडरी में कम है। इट्स मीन हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, स्टेप डाउन, एक स्टेप क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन। तो ये अब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें स्टेटमेंट में अगर उसने बात की ना स्टेप अप, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो डायग्राम में आप देखें कि ये जो पहले वाला ट्रांसफार्मर आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये इसकी बात हो रही है स्टेप अप। तो यहाँ से मुराद ये होगी कि प्राइमरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा हैं। तो अब आपने उसने क्या किया है, आपको जस्ट रेशो दे दी है। वो कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ, नंबर ऑफ़ टर्न्स की उसने रेशियो दे दी है 2 और 125। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 2 जो है ये प्राइमरी है या 125 प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो बच्चों स्टेप अप जब उसने बात की है ना तो स्टेप अप से हमें पता चल जाता है
कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, तो इट्स मीन ये जो 2 है ना ये प्राइमरी के हैं और जो 125 हैं ये सेकेंडरी के हैं क्योंकि ज़्यादा हैं। तो ये आपको मैं कंसेप्ट एक्चुअली समझाना चाह रहा था, क्योंकि आगे तमाम न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा तो पहले ही आपको पता हो। तो अब देखें, तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न जो हैं ये इनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्राइमरी की बात हो रही हो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी तो एन पी से, और इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी तो एन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो रेशियो जो दी गई है, हम चूँकि ये स्टेप अप है तो यानी कि स्टेप अप से मुराद कम से ज़्यादा, तो जो कम है वो 2 ये प्राइमरी है और 125 जो ज़्यादा है ये सेकेंडरी है। तो इस तरह हमने कह दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स एन पी रेशो एन एस इज इक्वल टू रेशो 125। तो बच्चों रेशो को हम डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे, ये आप नीचे देख सकते हैं और इस साइड पे भी देख सकते हैं कि एन पी और एन एस इज इक्वल टू, इसी तरह जो रेशो बनी हुई है 125 की, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2/125। जो चीज़ रेशो में लिखी होती है उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आप अभी साइड पे देखें जहाँ पे लिखा हुआ है टर्न रेशो इज इक्वल टू, ये आप देखें ये हमारे पास टर्न रेशो जो कि गिवन है। अब उसने वोल्टेज भी दिया हुआ है वोल्टेज। अब हमें कैसे पता चल गया कि ये वोल्टेज प्राइमरी का है? देखें उसने लिखा 24 वोल्टेज एसी इज अप्लाइड एट इट्स प्राइमरी कॉइल। तो वोल्टेज यानी कि प्राइमरी वीपी, ठीक है, तो ये 24 है। एंड व्हाट इज इट्स सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज वीएस आपने फाइंड करना है। ये आपके पास डाटा हो गया, ठीक है। तो आप देखें अब आपके पास ये सिंपल सा एक फार्मूला है, वी एस आवर वी पी इज इक्वल टू एन एस आवर एन पी। अब आपने इसमें से वी एस फाइंड करना है। तो वी एस के साथ जो वी पी डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यूँ। अब आप सिंपल ये वैल्यूज पुट करें एन एस, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपको जो कि गिवन है 125 और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो कि 2 है और वोल्टेज प्राइमरी का 24 है। इन तीनों को आपस में आप सॉल्व करें। सॉल्व करने का कोई भी तरीका हो सकता है। 24 को आप 125 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है 2 से डिवाइड कर दें, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1500 और चूंकि ये वोल्टेज है तो वोल्ट साथ लिख देंगे वी। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है जी 4। देखिए मैं इसलिए आपको वो ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट क्लियर किया ताकि यार सारे प्रॉब्लम्स इसी तरह के ही हैं। यू वांट डिज़ाइन अ ट्रांसफार्मर टू स्टेप डाउन। अब देखें ये स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन से मुराद आप डायग्राम में देखें कि ये जो सेकंड वाली डायग्राम है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है, ज़्यादा से कम, इसको कहते हैं स्टेप डाउन। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक वोल्टेज क्योंकि प्राइमरी में अब ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा, इसलिए तो हम उसको स्टेप डाउन कर रहे हैं। अब देखते हैं, अब उसने कहा स्टेप डाउन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 440 टू 220। अब इसका मतलब है जो 440 वोल्टेज है ये प्राइमरी का है जो कि ज़्यादा है, इसको हमने कम करना है, इसलिए तो हम उसको स्टेप डाउन करेंगे। तो अब चलें देखते हैं, डाटा साथ नोट करते हैं कि वोल्टेज इन प्राइमरी आपको 440 मिल गया और वोल्टेज इन सेकेंडरी आपको 220 मिल गया। अब इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 440 जो है ये प्राइमरी का है और 220 ये सेकेंडरी का है, क्योंकि उसने स्टेप डाउन की बात की। जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो इट्स मीन आपके पास पहले वोल्टेज ज़्यादा है तो आगे आपने वोल्टेज कम करना है, स्टेप डाउन करना है उसको। इसलिए हम कहते हैं पहले तो प्राइमरी कॉइल होती है फिर सेकेंडरी होती है, तो इसलिए जो पहले फिर हम जो है ना वो 440 यानी कि प्राइमरी का कर रहे हैं और 220 सेकेंडरी का कर रहे हैं। फिर वो कहता है व्हाट शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी एन एस, ये आपसे वो पूछ रहा है फाइंड करें। इफ़ प्राइमरी कॉइल हैज़ 1000 टर्न्स, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स उसने बता दिए हैं जो कि थाउजेंड्स हैं। अब जारी सी बात है, देखें वोल्टेज जो है वो 440 से 220 हो रहा है, यानी कि हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब है जो प्राइमरी में अगर 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो सेकेंडरी में हाफ कर दें 500। तो ये वैसे सिंपल आंसर में बता सकते हैं, लेकिन हमने तो इसको सॉल्व करना है। अगेन हमारे पास यही फार्मूला है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने चूँकि एन एस फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से एन एस के साथ जो एन पी नीचे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूँ आ जाएगा। अब आप एन एस को इधर लिख लें और सारी वैल्यू को इधर लिख लें ऐसे। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें वी एस। अब वी एस की वैल्यू बच्चों आपको पता है 220 है और वी पी की वैल्यू जो है 440 है और एन पी की वैल्यू 1000 है। अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 220 का टेबल 440 पे 2 टाइम्स आ रहा है, 2 को फिर 1000 से डिवाइड किया तो ये 500 आपका आंसर है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 500 टर्न जो है वो बन रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5।
ट्रांसफार्मर स्टेप अप, आप देखें ये स्टेप्स अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप्स अप आप समझ रहे हैं, ये डायग्राम देखें। स्टेप अप से मुराद ये जो पहले वाला है, यानी कि जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, इसको हमने स्टेप अप करना है, ठीक है। तो आप देख लें ये वोल्टेज भी आप 115 से 345 ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो कम वाला वोल्टेज है ना ये प्राइमरी का है, ठीक है। इसको आपने सेकेंडरी की तरफ लेके जाना है तो ज़्यादा कर देना है। तो इस तरह व्हाट इज़ इट्स टर्न रेशो आपने फाइंड करनी है। इफ सेकेंडरी कॉइल हैज़ 440 टर्न, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। देखें ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप 115 वोल्टेज, तो ये वोल्टेज प्राइमरी का होगा, ये मैंने आपको कंसेप्ट अभी क्लियर किया है। वीपी होगा 115 वोल्टेज और 345 होगा जी सेकेंडरी का, ये इसलिए तो सेकेंडरी में जाके स्टेप अप हो जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ इट्स टर्न रेशो यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी और एनपी, आपने ये टर्न रेशो आपने फाइंड करनी है। इफ सेकेंडरी क्वाइल हैज़, इसमें उसने सेकेंडरी की टर्न्स बता दी यानी कि एन एस उसने बता दिया 420, और वो आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी यानी कि एन पी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखें ये बड़े डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास समझ लें कि दो केस बन गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन एस एन पी इज इक्वल टू वी एस वी पी। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये रेशो फाइंड करनी है एन एस ओवर एन पी, तो ये रेशो आपको पता है अब इक्वल है वी एस ओवर वी पी के। तो वी एस बच्चों हमें पता है 345 और वी पी भी हमें पता है 115। अब इनको आपस में आप डिवाइड करें तो ये 3/1 आ जाएगा। तो ये आपकी रेशो फाइंड होगी, ये आपका पहला पार्ट समझ लें सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी फाइंड करना है। तो अगेन आप इसी चीज़ को यूज़ करें, इसको ऐसे आप रेशो में भी लिख सकते हैं, ये इसकी रेशो है जो कि फाइंड करनी थी। अब आपने नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी फाइंड करना है, जो कि सेकेंडरी के आपको 420 दिए गए हैं, प्राइमरी के आपने फाइंड करने हैं। इसी रेशो को आपने यूज़ करना है जो कि आपने भी फाइंड की है कि नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी ओवर प्राइमरी इज इक्वल टू 3। 1 को आप ख़त्म कर दें, ये 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी फाइंड करना है। तो आप क्या करें, प्राइमरी को नंबर ऑफ टर्न एन पी को ऊपर ले जाएं, 3 को नीचे ले आएँ, ठीक है ऐसे। और एन पी को इधर लिख लें और दूसरी वैल्यू को आप इधर लिख लें। अब आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी तो पता है वो जो कि 420 हैं, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वो 140 आ जाएगा, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स है तो 7 टर्न लिख देंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है जी बच्चों 6। When 100 volt AC is applied on primary of a step up ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप है, इट गिव्स 250 वोल्टेज। देखें स्टेप अप था यानी कि उसने कम से ज़्यादा कर दिया, 100 से कितना कर दिया, 250 कर दिया, ठीक हो गया। अगर वो ना भी कहता स्टेप अप तो हमें फिर भी समझ आ जाती कि ये वो, अगर वो कह रहा है कि जी 100 से वो 250 दे रहा है तो फिर इसका मतलब है वो स्टेप अप है, ज़्यादा हो गया। As AC as output on secondary coil, if 30 volts AC is applied on primary coil of this transformer, then what will be output। देखिए यहाँ पर दो केस बन गए, ठीक है। दो केस कैसे बने मैं आपको समझाता हूँ। देखें आप डाटा नोट करने पर आपको खुद समझ आ जाएगी। आप सपोज कर लें ये केस 1 है, कैसे केस 1 है ये आपको बता देता हूँ। When 100 volt AC is applied on primary यानी कि VP वोल्टेज प्राइमरी कितना है जी 100 है, ठीक हो गया। Of a step up transformer, it gives 250 AC as output on secondary यानी कि VS कितना है जी 250 है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है इफ 30 वोल्ट AC इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी, अगेन उसने फिर प्राइमरी में वोल्टेज दे दी, इसलिए मैंने इसको केस 2 बना दिया। VP इसको मैंने 7 प्राइम डाल दिया ऊपर डैश सी, ये 30 है, ठीक है। ऑन प्राइमरी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर देन व्हाट विल बी आउटपुट ऑन सेकेंडरी यानी कि VS आपने फाइंड करना है। और साथ इसके ऊपर भी क्योंकि केस 2 है तो मैंने ऊपर डैश ही डाल दिया। तो देखें दो केस हैं, तो सबसे पहले हम केस 1 के ऊपर आते हैं। ये हमारा केस 1 जो है, इस केस 1 के लिए ये जो आप फार्मूला बार बार एक ही फार्मूला आप पढ़ रहे हैं, NS ओवर NP इज इक्वल VS ओवर VP। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें NS NOP को इसी तरह रहने दें, इज इक्वल VS की वैल्यू आपको गिवन है 250 और VP की वैल्यू 100 है, दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2.5। ये आपके पास एक टर्न्स की रेशियो आ गई। ये क्यों आपने फाइंड की आपको भी पता चल जाएगा। अब आप केस 2 पे आ जाए, केस 2 का भी अगेन यही फार्मूला है, जस्ट वोल्टेज के ऊपर प्राइम आपने डालना है। तो आप देखें ये VS प्राइम ओवर VP प्राइम इज इक्वल टू NS ओवर NP। NS NP की वैल्यू आपको अभी आपने फाइंड की है तो इसलिए हमें आसानी हो जाएगी। और चूंकि आपने अभी यहाँ पर फाइंड क्या करना था, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था VS
यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो यहाँ वोल्टेज इन सेकेंडरी के साथ जो नीचे वी पी डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूँ फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब बहुत ईजी हो गया। अब जो एन पी सॉरी एन एस और एन पी की जो रेशियो है ये हमारे पास 2.5 है, और वोल्टेज इन प्राइमरी जो कि 30 गिवन था, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 वोल्ट्स ये आपका आ जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो ये थे जी आपकी प्रॉब्लम्स जो कि बच्चों सॉल्व हो गए हैं। और इंशाल्लाह बाकी भी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा जल्द ही। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका जल्द यानी कि आपका सिलेबस जो है जितना भी ये है मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूँ, ताकि आप बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें। फिर इंशाल्लाह हम टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, और ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, ताकि तमाम चीज़ें इस चैनल पर जो अपलोड हो वो आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।